तो स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल मैथ्स एज पर। तो हम पिछली वीडियो में 10th क्लास का एक सपोर्ट मटेरियल सॉल्व कर रहे थे डीओई का, जिसमें हमने चैप्टर 1 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो आज हम उसके आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि सभी दशमलव संख्याएं होती हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ये परिमेय, बी ऑप्शन अपरिमेय, सी वास्तविक या पूर्णांक। देखो दशमलव संख्याएं तो देखेंगे, दशमलव संख्याएं कितने तरह की होती हैं। एक तो होती है शांत, जैसे 0.25। दशमलव के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब परिमित, जिन्हें हम काउंट कर सकते हो 2, 4, 6, 8, 10, जैसे ये है। या फिर 5.2356 दशमलव के बाद देखो यहाँ कितने 5 अंक हैं, तो इसके आगे नहीं है कुछ भी, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, इसमें क्या होता है, दशमलव के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। और आवर्ती मतलब इसमें कोई अंक बार बार आता है, कोई एक अंक हो सकते हैं, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। जैसे देखो यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 अप टू इनफाइनाइट। और देखो इसमें 357, और देखो 5.375 तो इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रही है। और इन दोनों केस में संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय। तो ये परिमेय है। अब देखेंगे अपरिमेय का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, इसको हम अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। तो देखो कैसा होता है, मतलब दशमलव के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, अनंत तक जाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होता, बार बार नहीं आता। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को बोलते हैं अशांत अनावर्ती में। और ये संख्या होती है अपरिमेय। दशमलव वाली संख्या है वो दोनों तरह की होती है, परिमेय भी और अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन इसमें है सी ऑप्शन। सी हमारा सही आंसर है, वास्तविक संख्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से किस संख्या का इकाई अंक 6 होगा। तो देखो ये ऑप्शन ए ऑप्शन में दे रखा है 4 की घात n, बी ऑप्शन में दिया है 2 की घात n, सी में 6 की घात n, और डी में 8 की घात n। तो देखो ये जो ऑप्शन सी है, इसमें n की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे। अगर n बराबर 1 2 3 4 हम कुछ भी रखेंगे, देखो हमें इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। देखो अगर 6 की घात 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 की घात 2 करेंगे तो 6 छंग 36, इकाई अंक फिर से 6। 6 की घात 3 करेंगे तो 6 छंग 36, 36 छक्का 216, फिर इकाई अंक। तो ऐसे ही 6 की घात से हम कुछ भी करें तो वहां पे इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि संख्या है, क्वेश्चन नंबर 13 संख्या है 2 × 7 × 11 × 13 × 17 + 21 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए सबसे पहले ये सारी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखो इनको तो एज इट इज लिख लो, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 × 7 × 11 × 13 × 17, और देखो 21 के गुणनखंड 3 × 7, ये लिख सकते हैं। अब इनमें हमें कॉमन लेना है। तो देखो 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 7 यहाँ है, तो 7 कॉमन ले लो। तो 7 लिया हमने कॉमन, तो ये बचा 2 × 11 × 13 × 17 और +3 एज इट इज। तो ये 7 कॉमन लेने पर अंदर जब कुछ भी आए तो देखो 7 बाहर कॉमन आ गया, तो इट मींस ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो 7 इसका एक अभाज्य गुणनखंड है। तो 7 ही हमारा आंसर है, 7 एक अभाज्य गुणनखंड है। तो क्वेश्चन 14 है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का सामान्य रूप बताना है। देखो विषम पूर्णांक क्या होते हैं, जो 2 के बारे में नहीं आते, 1 3 5 7 9, ये विषम पूर्णांक। तो इनका सामान्य रूप लिखना है। तो देखो सामान्य रूप इसका ऐसे लिखेंगे 2n - 1 या फिर 2n +। अब इसमें n क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n की वैल्यू 1 2 3 हम कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो हमें अगर हम n बराबर
1 रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 एकम 2 माइनस 1 1 मिलेगा। अगर n की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 1, तो 2 गुणा 2 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 1 हमें 3 मिलेगा, मतलब ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। तो n बराबर 3 रखेंगे तो देखो n इसमें 3 रख दो, 2 गुणा 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 यानी कि 5, ये मिल गया। तो ये इसका जनरल रूप है। तो इसको भी हम ले सकते हैं, अगर इसमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, n बराबर 0, फिर n बराबर 1, n बराबर 2, इस तरह से लेंगे। तो हम ये वैल्यूज लेते हैं तो हमें एक विषम संख्या मिलेगी, विषम धनात्मक पूर्ण। तो ये इसका जनरल रूप है, ये और ये दोनों ही इसके जनरल रूप है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। मतलब ऐसी संख्या बतानी है जो 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो इन सब से पूरी तरह विभाज्य है, मतलब इनका एलसीएम निकालना है हमें। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम ही वो संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाएगी पूरी तरह। तो इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो पहले इनके विभाज्य गुणनखंड कर लो, तो 2 एच 3 4 के हो जाएंगे 2 दूनी 4, 6 के हो जाएंगे 2 गुणा 3, 8 के हो जाएंगे 2 की घात 3, 9 के 3 की घात 2 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, मतलब घात। एलसीएम में हमें सारी संख्या लेनी है और उनकी बड़ी घात। तो यहाँ 1 है, अब 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो 2 यहाँ 2 है घात, यहाँ 1, यहाँ 3, तो बड़ी घात 3 है तो हम यही लेंगे 2 की घात 3। फिर 3 देखो यहाँ पे 3 है एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार है, सॉरी, तो हम बड़ी घात 3 की घात 2 लेंगे, 4 को नहीं लेंगे हम। फिर देखो 5 एक बार यहाँ है, यहाँ भी एक बार है, तो यही हमारी बड़ी घात है। 6 की जरूरत नहीं है लेने की क्योंकि 6 के हमने विभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो 7 एज इट इज, 8 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 8 के हमने विभाज्य गुणन कर लिए, 9 के भी कर दिए और 10 के भी। तो बस इन सब की गुणा, तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की हम इसमें किसी में भी गुणा करें तो वही आएगा जी। तो 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 2, 3 3 9, और ये 5 गुणा 7। तो देखो 5 की 8 की गुणा कर लो, 5 8 40, 9 की और 7 की 9 7 63। अब इन सब की गुणा कर लो तो 1 0 एज इट इज, 4 3 12, एक यहाँ से 4 6 24 और 1 25, तो 2520 इन सब का एलसीएम आया। तो ये वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाज्य। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि संख्या है 525 और दूसरी है 3000, तो ये 3 5 15 25 और 75 से भाज्य है। मतलब ये दिया है इन्होंने, ये दोनों संख्या है 3 से 5 से 15 25 और 75, इन सभी से ये भाज्य है दोनों संख्या। तो मतलब ये दोनों, तो ये सारी संख्या इन दोनों संख्याओं के सार गुणनखंड है। अब इनमें से अब हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब ये सारे इसके फैक्टर हैं। अब इन कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 75, तो 75 ही क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो गुणनखंड वृक्ष में एक्स वाई का मान बताना है। ये गुणनखंड वृक्ष दिया है, ये x, ये 2 210, ये 2 और ये 105, यहाँ पे 3 और ये 35, तो ये 5 और ये। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। इस 35 का 2 गुणनखंड है 5 और y, तो y का मान क्या हो ताकि 35 हो जाए। तो या ऐसे कह सकते हैं इस 5 में हम किससे गुणा करें ताकि 35 हो जाए, तो ये हमें 7 लेना पड़ेगा। या ऐसा कर सकते हैं कि 35 को इस 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 7 35, तो इसका जो दूसरा गुणनखंड है वो 7 मिला। तो मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, 7। तो y बराबर तो 7 आ गया। अब x देखो, अब x ये रहा, तो x के 2 गुणनखंड है 2 और 210, तो इन दोनों की गुणा करके हमें ये मिलेगा x। तो 210 की 2 में जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 420। तो ये x का मान है, और एक ये x और y के मान है। तो हमें निकालना है इनका अनुपात, x अनुपात y। तो इनको पहले भिन्न के रूप में लिख लो, x बटे y। तो x की वैल्यू है 420 और y की वैल्यू है 7, तो इसे काट दो, 7 एकम 7, 7 6 42, 60 और नीचे 1, तो यही हमारा अनुपात बना 60 अनुपात 1। तो यही हमारा अनुपात है। तो इस तरह से हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो दिखाइए 12 की घात n। ये 12 की घात n और n क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक मतलब 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है। तो अगर हम n की वैल्यू इनमें से कोई भी लेंगे तो ये 12 की घात 1 लें या 12 की घात 2 कुछ भी लें अगर हम, तो उसमें इकाई अंक 0 या 5 नहीं आएगा कभी भी, ये हमें दिखाना है। तो देखिए 12 में इकाई का अंक है 2, तो इकाई का अंक ही हम लेंगे। अब n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 2 की घात 1 2, इकाई का अंक देखो 2 आ रहा है। अगर हम 2 लेंगे तो 2 की घात 4, फिर से देखो 0 या 5 नहीं आया। 2 की घात 3 करेंगे तो आएगा 8, 4 करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन इकाई का अंक है 6। फिर 2 की घात 5 करेंगे तो फिर से 2 आएगा। देखो रिपीट होने लग गया, 2 की घात 4 के बाद फिर से रिपीट होने लग गया, 2 4 8 6। अब 6 के बाद फिर से वही 2 4 8 6। तो मतलब इकाई का अंक या तो 2 आएगा 4 8, तो 0 या 5 कभी नहीं आएगा। तो ये हमें दिखाना था, इकाई का अंक कभी भी 0 या 5 नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे √5 माइनस √2 को गुणा करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त हो। मतलब एक संख्या ऐसी बतानी है कि इसमें गुणा करने पर हमें क्या मिले? परिमेय संख्या मिले। और वो संख्या भी बतानी है कि वो संख्या क्या आएगी गुणा करने के बाद। तो देखो जैसे √5 माइनस √2 है, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी। ये क्या होता है? a² माइनस b²। तो ये माइनस है बीच में, तो इसमें प्लस लेके गुणा करनी है हमें। तो √5 माइनस √2 में हमें गुणा करनी है √5 प्लस √2 से। तो देखो क्या मिलेगा हमें, तो ये क्या बन जाएगा? √5 का स्क्वायर बन जाएगा एक, तो माइनस √2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब √5 का स्क्वायर होता है 5 और √2 का स्क्वायर होता है 2, और 5 में से 2 गए 3, और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो एक तो आंसर ये मिल गया हमें कि इसमें किससे गुणा करें? √5 प्लस 2 से हमें गुणा करनी है। फिर दूसरा ऐसा कुछ पूछा था कि गुणा करने के बाद वो संख्या क्या आएगी? तो वो संख्या है 3, तो वो परिमेय संख्या आएगी 3। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि √3 तथा √5 के बीच एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या बतानी है। अब देखो √3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होता है 1.73205080, और √5 का दशमलव रूप होता है 2.23606797 अप टू इनफाइनाइट। अब इनके बीच में एक तो बतानी है परिमेय और एक बतानी है अपरिमेय। अब देखो परिमेय का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, परिमेय का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है शांत, आवर्ती या फिर शांत। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में एक शांत दशमलव प्रसार ले लो। जैसे 1.73 है तो आप ले सकते हो 1.856, 3 अंक ले लो, दशमलव के बाद 3 अंक ले लो, काफी है। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। तो मतलब ये परिमेय संख्या है, और ये इन दोनों संख्याओं के बीच में भी है। तो आप इनफाइनाइट, तो इस तरह से आप अनेक परिमेय संख्या ले सकते हो इन दोनों संख्याओं के बीच में। अब अपरिमेय संख्या के लिए आपको उसका दशमलव प्रसार लेना है अशांत अनावर्ती। तो इन दोनों के बीच में आपको एक संख्या लेनी है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। तो देखो 7 3 है, अब 3 से बड़ी कोई भी संख्या ले लो 5। अब यहाँ पे आपको ऐसे अंक लेने हैं, रिपीट नहीं होनी चाहिए और अनंत तक जाना है। 7 2 5 7 3 2 4 9 अप टू इनफाइनाइट। तो देखो अशांत दशमलव प्रसार है और साथ में अनावर्ती, कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा। तो ये परिमेय संख्या है और ये इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो इस तरह से आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यदि 144 व 180, 144 और 180 ये दो संख्याएं हैं के मैसे मतलब HCF को 13m-3 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका HCF निकालो। तो HCF के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड देखो क्या होता है। 2 से काट दो, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, 3 एकम, फिर 3 से काट दो, 3 3 9, 3 एकम 3। तो देखो 2 4 बार है और 3 2 बार। 180 के गुणनखंड कर लो। तो 2 से काट दो 90 आएगा, फिर 2 से काट दो 45, 3 से काट दो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। तो देखो 2 2 बार है, 3 2 बार, 5 1 बार। तो HCF के लिए हमें कॉमन संख्या देखनी है, कॉमन गुणनखंड देखना है और उसकी छोटी घात। तो देखो 2 दोनों में आ रहा है, तो और 2 की घात यहाँ 4 है, यहाँ 2, तो छोटी घात है। तो देखो 3 की घात 2, ये भी 3 की घात 2, 3 की घात 2, यही हमारा छोटी घात यही है।
तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 3 3 9, गुणा कर दो 4 9 36। और देखो ये एचसीएफ है। अब ये कह रहा है यदि एचसीएफ को 13m-3 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान बताना है। अगर इस 36 को हम 13m माइनस 3 के रूप में लिखा जाए, मतलब इसको हम इस तरह लिखें तो m का मान बताना है। तो 13m एज इट इज, 3 उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा उधर आके प्लस, तो 13m बराबर ये हो गया 39। अब 13 जाएगा बटे में तो 13 इसके बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा 39 डिवाइडिंग बाई 13, और ऐसे काट दो 13 दिए 39। तो देखो m बराबर आया, तो ये m की वैल्यू है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो ये है -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 की पावर 4n प्लस का मान ज्ञात कीजिए यदि n कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो n बराबर क्या है यहाँ पर, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब है n की वैल्यू 1 3 5 7, ये कोई भी संख्या हो सकती है। तो इनमें से हम n की वैल्यू, ये सबसे छोटी जो वैल्यू है इसको लेके चलेंगे और देखेंगे इसका मान क्या आएगा। तो n की सबसे छोटी वैल्यू 1, ये इसमें रखेंगे। तो देखो -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर, देखो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, प्लस -1 की पावर फिर से यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएंगे, प्लस -1 की पावर यहाँ 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 और 2, और देखो -1 की घात 1 है जो कि विषम संख्या -1, तो -1 की घात एक विषम संख्या है तो इसलिए ये -1 आएगा। -1 की घात प्लस के 2 है जो कि सम संख्या है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखो -1 की घात 2 ऐसे कर सकते हैं हम, -1 गुणा -1, 2 बार ऐसे लिखेंगे और इनकी गुणा, तो माइनस प्लस और 1 एकन 1, ऐसे 1 आएगा। -1 की घात 3 विषम संख्या है तो ये आएगा -1, -1 की घात 6 तो ये आएगा +1, तो -1 से ये गया, इस -1 से ये गया, तो ये आया 0। तो इस तरह से हम यानी कि कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें हमेशा 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि 2 टैंकरों में क्रम से 850 लीटर के 2 टैंकर है, एक में 850 लीटर पेट्रोल है और एक में 680। तो उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो इन टैंकरों के पेट्रोल को सही माप सके। तो मतलब एक ऐसा टैंकर जो इनके पेट्रोल को पूरा नाप सके, मतलब एक ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सके, मतलब आपको निकालना है एचसीएफ। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो 850 और 680, तो इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 5 से काट दो, 5 8 40, 5 5 25, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 7 35, 7 एकम 17। तो ये गुणनखंड आए 2 की घात 1, 5 की घात 2, 17 की घात 1। 680 की गुणनखंड करो, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 से 2 एकम 2, 2 7 14, 2 से 2 8 16, 2 5 10, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17, तो 2 की घात 3 और ये है 5 की घात 1, 17 की घात 1। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, कॉमन और उसकी छोटी घात। तो कॉमन 2 है दोनों में, छोटी घात है 1, फिर कॉमन है 5, छोटी घात है 1, फिर 17 है, दोनों में एक घात है तो यही हमारी छोटी घात, तो इनकी गुणा कर दो। ये 2 की घात 1 का मतलब 2 ही है, ये 5 और ये 17, तो ये हो गए 5 दूनी 10 और 17 धाम 100, तो ये इसका आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब इसके बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में हम सोल्व करेंगे।